हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेपर में उनके कोर्स में जो पेपर 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। जो सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, तो इसका हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी आज स्पेशली इस क्लास में आज हम लोग जो व्यवस्थापिका है उसका अध्ययन करेंगे और स्पेशल रेफरेंस में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा स्विट्ज़रलैंड के विशेष रेफरेंस में हम इन चारों कंट्रीज़ के व्यवस्थापिका को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चारों देशों में व्यवस्थापिका जो है वो किस तरह से कार्य करती है। तो जो शासन के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसमें जो व्यवस्थापिका जो होती है का प्रमुख कार्य जो होता है वो कानून निर्माण करने का होता है, और कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने का होता है, और न्यायपालिका का काम जो होता है कि जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं कार्यों के बीच, तो उन विवादों को निपटारा करना होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे व्यवस्थापिका को हम लोग विधानमंडल भी कहते हैं, संसद भी कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं, आदि अनेक नामों से हम लोग जानते हैं। जो प्रजातांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं या जो प्रजातांत्रिक जो देश में व्यवस्थापिका एक जो होती है एक प्रमुख संस्था होती है, और संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में व्यवस्थापिका अधिक प्रभावी होती है। वहीं जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में जो होते हैं वो व्यवस्थापिका थोड़ी कम शक्तिशाली होती है, और इसका एकात्मक और अध्यात्मात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन हमने पिछले क्लास में किया है, तो आप उसको पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि संसदात्मक जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, ताकि आप अच्छे से इसका जो व्यवस्थापिका है जिसको संसद कहते हैं, तो इसको आपको समझने में सुविधा होगी। और चूंकि ये जो पेपर है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है, तो इसमें हमें दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कि व्यवस्थापिका का जो है कॉम्परेटिव स्टडी करना है। तो कॉम्परेटिव स्टडी करने के लिए आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी होगा कि कौन से देश में कौन से शासन व्यवस्था है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें किस तरह से शासन व्यवस्था चलती है। और इस पर एक हमारी जो वीडियो पहले बन चुकी है, तो आप उसको ज़रा देख लें, समझ लें, और आपके कोर्स में भी वो इंक्लूड है, उस पर पहले ही वीडियो मैंने बना दी है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य जो होता है, जैसा कि मैंने कहा कि कानून का निर्माण करना होता है, और व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। और व्यवस्थापिका का दूसरा जो प्रमुख कार्य होता है वो है कि विचार विमर्श करना किसी भी मुद्दे पर, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, और व्यवस्थापिका के सदस्य पूरे देश की सभी समस्याओं एवं मुद्दाओं पर विचार विमर्श करते हैं। और व्यवस्थापिका वित्तीय कार्य को भी करती है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जो देश का जो बजट होता है या वित्तीय बजट विधेयक जो होता है वो विधानमंडल के द्वारा ही पारित किया जाता है, और सरकार तब तक एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती जब तक कि उसे विधानमंडल से मंजूरी नहीं मिल जाती है। तो इस तरह से जो है इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट विधायिका का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में व्यवस्थापिका का एक मुख्य कार्य सरकार पर नियंत्रण रखना भी होता है, और सरकार तभी तक सत्ता में बनी रहती है जब तक कि उसे संसद में विश्वास मत प्राप्त होता है, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है और उसे सत्ता से हटा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब हम अध्यात्मात्मक या अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो में व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर अधिक प्रभावी नहीं होता है।
और संसाधनात्मक व्यवस्था में होती है, लेकिन अध्यादेशात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें इसका नियंत्रण नहीं होता है। व्यवस्थापिका को न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं और भारत अमेरिका में व्यवस्थापिका को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों एवं अन्य अधिकारियों पर महाभियोग लगाने का भी अधिकार प्राप्त है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो ला सकती है विधायिका। जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि प्रशासन पर नियंत्रण रखना, संविधान में संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, जांच संबंधी जो कार्य हैं उनको करना। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान युग में 2 प्रकार की व्यवस्थापिका पाई जाती है। जो हम लोग व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो जो ये व्यवस्थापिका है जिसको इंग्लिश में हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, तो ये जो है वर्तमान समय में 2 तरह की पाई जाती है। पहली एक संसदीय, एक जो है एक सदनीय व्यवस्था या व्यवस्थापिका जिसको बोलते हैं, और दूसरी जो होती है यूनिकैर्मल जो लेजिस्लेचर है, और दूसरा बाइकैर्मल लेजिस्लेचर। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका, एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। जैसे कि यूनान, बुल्गारिया आदि देशों में जहाँ एक सदनीय व्यवस्थापिका है, वहीं भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती है। आज विश्व के जितने भी अधिकांश देश हैं, उन सभी देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है वो पाई जाती है। और द्विसदनीय व्यवस्थापिका को एक सदनीय व्यवस्थापिका से अच्छा माना जाता है। इसके अनेक गुण होते हैं, जैसे कि यह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुकूल होती है। जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ के लिए फेवरेबल होती है, और यह निरंकुशता को रोकती है, सरकार को निरंकुश होने से रोकती है, और सभी विशिष्ट वर्गों को इसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। और यह संघीय व्यवस्था होती है उसके लिए भी बहुत ही आवश्यक होती है। तो ये थे कुछ जो नॉर्मल जो बातें थी व्यवस्थापिका के बारे में, वो बातें, जैसे कि व्यवस्थापिका क्या है, उसको किन किन नामों से जाने जाते हैं, ये द्विसदनीय होती है, एक सदनीय होती हैं, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा की। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके कुछ कार्य होते हैं, वो हमने कहा। अब हम देखेंगे विभिन्न जो 4 देश का कॉम्परेटिव स्टडी करना है हमें, तो उसको हम देखेंगे कि वहाँ पे व्यवस्थापिका क्या क्या स्वरूप है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन की व्यवस्थापिका की बात करेंगे। और ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसको व्यवस्थापिका को हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग संसद कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। और ब्रिटेन की जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, और इसका जो ऊपरी सदन होता है उसको हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, और जो इसका निम्न सदन होता है उसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या कहा जाता है, इंडिया में भी क्या विधायिका को क्या बोला जाता है, व्यवस्थापिका को संसद। और यहाँ पे भी 2 सदन होते हैं। जो ऊपरी सदन है उसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और निचली जो सदन है उसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। ये सब सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, या आपका कॉम्परेटिव का ही पेपर है, तो आपको समझने में जो है वो काफ़ी जो मदद मिलेगी। ताकि इसके बाद जब ब्रिटेन के बाद हम लोग अमेरिका को पढ़ेंगे, फिर फ्रांस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हम स्विट्ज़रलैंड को पढ़ेंगे, तो जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे तब तक आप अच्छी तरह से इसको नहीं समझ सकते। तो आज हम लोग जो है ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं, और उसमें भी वो द्विसदनात्मक होती है। और जो उसका अपर हाउस होता है उसको लॉर्ड सभा कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो निम्न सदन होता है उसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन में जाना जाता है।
ब्रिटेन की जो संसद की जो संप्रभु है, संसद जो है वो क्या है, वो संप्रभु है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ का है वो लिखित नहीं है। ठीक है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं को, इससे पहले हमने इन सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं को पढ़ा है, और हमने जब ब्रिटेन की जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पहला जो इसका विशेषता पढ़ी थी कि ये जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे है। कुछ ही अंश जो है उसके लिखे हुए हैं, बाकी सभी जो है वो जो रीति रिवाज, नियम, रूल या जो न्यायिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर ही चलाए जाते हैं। वहाँ पे जो है वो लिखित संविधान का अभाव है, नहीं है। इसलिए जो है वहाँ की संसद जो है वो क्या है, वो संप्रभु है, संविधान नहीं है, एवं संसद की संप्रभुता पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौजूद है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ जो कॉमन्स है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है एक पुरानी संस्था है, बहुत ही पुरानी संस्था है, और जिसे पहले बहुत ही व्यापक शक्तियां जो और अधिकार जो है प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में इसकी शक्तियां जो है वो मात्र अब नाम मात्र की हो गई हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर जो उसका सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की निश्चित सदस्य संख्या बता पाना कठिन है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो लगभग 1100 के आसपास है। और लॉर्ड सभा में 6 प्रकार के सदस्य जो है तो होते हैं, जो हो सकते हैं। जो लॉर्ड्स जो सभा है, जो अपर हाउस है, उसकी सदस्यता किस तरह से हो सकती है, तो उसमें 6 तरह के लोग जो है वो सदस्य बन सकते हैं। जिसमें पहला जो है वो यह है कि कोई भी जो राजवंश के राजकुमार जो हैं, वहाँ के जो भी ब्रिटेन में जो राजवंश हैं उसके जो राजकुमार हैं, वो वंशागत जो सदस्य जो हैं, वंशागत चूँकि इसमें होता है मेंबरशिप, तो वंशागत जो सदस्य हैं वो आयरलैंड के पीयर्स जो होते हैं वो बन सकते हैं, स्कॉटलैंड के जो पीयर्स हैं वो भी बन सकते हैं, और आध्यात्मिक लॉ एवं कानून के सदस्य जो हैं वो भी हो सकते हैं। जब लॉर्ड सभा देश का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठती है, तो सिर्फ यही कानून सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। ठीक है, जितने भी ये सदस्य होते हैं, जब ये सर्वोच्च न्यायालय का रूप लेकर जब काम करती है, किसी न्यायिक निर्णय को लेती है, तो इस तरह से यही सदस्य जो होते हैं उसमें मेंबर के रूप में बैठते हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो गणपूर्ति है मात्र 3 रखी गई है गणपूर्ति, लेकिन किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए कम से कम 30 सदस्यों की उपस्थिति जो है वो आवश्यक होती है। लॉर्ड सभा जो है के जो सभापति को लॉर्ड चांसलर के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग यहाँ सभापति बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड चांसलर बोलते हैं, और वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है, और ब्रिटिश उसे सभा की कार्यवाही का संचालन करने का अधिकार होता है, लेकिन उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगली जो इसकी जो होती है विशेषता कहिए या इसके बारे में जो चर्चा है, वो ब्रिटिश संसद के निचले सदन को, ये तो अपर हाउस के बारे में हमने देखा कि 6 तरह की सदस्यता होती है, और जब यह न्यायिक निर्णय के रूप में काम करती है, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है, तो यही लोग जो हैं वो उसमें बैठते हैं। लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं वही रहते हैं। गणपूर्ति 3 रखी गई है, लेकिन विशेष जो मामले हैं उसके लिए 30 जो है सदस्यों की अनिवार्यता को रखी गई है, और जो उसका जो लॉर्ड सभा का सभापति होता है उसको हम लोग लॉर्ड चांसलर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो निम्न सदन है, ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन है, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स ही जो है वास्तव में ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का उपभोग करती है। ठीक है,
कॉमन सभा के कुल जो सदस्यों की संख्या होती है वो 650 है, ठीक है। और इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जैसे कि इंडिया में भी लोकसभा के सभी सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप में किया जाता है। ठीक उसी तरह ब्रिटेन में भी जो ये सदस्य होते हैं लोअर हाउस के, वो 650 सदस्य हैं और उन सभी सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। इन चुनाव में ब्रिटेन के उन सभी नागरिकों को मत डालने का अधिकार प्राप्त होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, ठीक है। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य हैं, निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों का चुनाव में मत डालने का अधिकार नहीं होता है। मतलब कि हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स के सदस्यों को चुनाव में मत डालने का, जितने भी वो मेंबर्स बन गए रहते हैं, उनको फिर इन चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है और इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है एवं ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा इसे भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स की गणपूर्ति जो है वो 40 होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य हैं अपने बीच में से एक अध्यक्ष तथा एक जो है उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में भी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा का स्पीकर। तो उसी तरह से यहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर के नाम से जानते हैं। और स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठकों की जितनी भी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, ठीक है। और स्पीकर जो है, स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। और जो इसको एक निर्णायक मत, जैसे कि राज्यसभा के स्पीकर को नहीं था, वहाँ के चांसलर को, लॉर्ड चांसलर को नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो अध्यक्ष होता है उसको जो है निर्णायक मत, किसी बात पर जब इक्वल हो जाता है वोट, तो अपना निर्णायक मत जो है वो ये डाल सकते हैं और निर्णायक मत देने का इसको मत होता है। और वह जो है सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक होता है और वह सदन में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखता है। स्पीकर को जो है उसमें उसके पद से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के द्वारा बहुमत से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और स्पीकर की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है, लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का जो उपाध्यक्ष होता है कि बैठक की, वही जो है अध्यक्षता करता है स्पीकर के एब्सेंस में। जो आज ब्रिटेन में जो क्या है वो संसदीय संप्रभु का अर्थ क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स की संप्रभुता से हो गया है। और साधारणतः विधेयक, जितने भी साधारण विधेयक जो होते हैं वो ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स को ही प्राप्त होती है। साधारण विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 वर्ष से अधिक नहीं रोक सकता है, ठीक है। और वित्तीय विधेयक पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत होता है, इंडिया में भी यही होता है, और कॉमन सभा से पारित होने के बाद वे लॉर्ड सभा में भेजे जाते हैं। और लॉर्ड सभा किसी भी वित्तीय विधेयक को 1 माह से अधिक नहीं रोक सकता है और लॉर्ड सभा संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, लेकिन इसके प्रस्ताव को मानना हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है, वो मंत्री परिषद है, वो सामूहिक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति ही उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्री जो परिषद है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बल्कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। और हाउस ऑफ कॉमन्स अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्री परिषद पद को उसके पद से हटा सकती है, ठीक है।
और इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ कॉमन्स निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि द्वारा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती रहती है। तो ये थी संक्षिप्त में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश में जो शासन की व्यवस्थाएं हैं उसमें जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, उसकी चर्चा हमने की। अब हम देखेंगे कि जो अमेरिका है, तो अमेरिका में जो विधायिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्योंकि ये हमारा कॉम्परेटिव पेपर है तो इसलिए इसमें हम लोग 4 देशों के कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। और इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की हमने देखी कि उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन में जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसे अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और अमेरिकी कांग्रेस में भी जो है वो द्विसदनात्मक है। ठीक है, पहला जो इसका सदन है वो है सीनेट और दूसरा जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक है सीनेट और दूसरा जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और सीनेट जो है अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन होता है। ठीक है, अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और जो उसका लोअर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा या द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सीनेट के कुल जो सदस्य होते हैं वो 100 होते हैं। क्योंकि वहाँ पे 50 राज्य हैं, 50 राज्य स्टेट हैं और हर राज्य को 2 जो है सीनेटर्स को देना होता है, 2 मेंबर्स लिए जाते हैं, तो इसलिए उसकी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो हमने देखा तो उसमें लॉर्ड सभा में क्या था, लॉर्ड सभा में 1100 के आसपास थी, उसकी बढ़ती घटती रहती है संख्या। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रत्येक राज्यों से 2 सदस्य ही लिए जाते हैं। जो अमेरिका के कांग्रेस में जो सीनेट है, जो अपर हाउस है, उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। ठीक है, सीनेट में अमेरिका के सभी राज्यों की समान संख्या होती है। समान संख्या के प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार दिया गया है। और अमेरिका में चूंकि 50 राज्य हैं इसलिए 2-2 प्रतिनिधि लिए जाते, सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर सीनेट में आते हैं। बहुत ही खास बात, सीधे जनता के द्वारा ये निर्वाचित होकर सीनेट में आते हैं। सीनेट एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। और सीनेट के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में जो सीनेट का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 जो है जो सीनेटर होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं तथा इतने ही नए सदस्यों का चुनाव फिर से कर लिया जाता है। ठीक है, और सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त उसे अमेरिका में कम से कम 9 वर्ष से नागरिकता उसने ली हो। ये 2 उसके लिए जो है क्राइटेरिया रखे गए हैं कि जिसमें उसकी आयु पहली 30 वर्ष की होनी चाहिए और वह कम से कम 9 सालों से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। सीनेट की जो गणपूर्ति की सदस्य संख्या है वो बहुमत अर्थात 51 है। ठीक है, और सीनेट के अधिवेशन जो है प्रति वर्ष 3 होते हैं, 3 बार इसकी मीटिंग्स, सीनेट्स की मीटिंग्स हर साल जो है वो 3 अधिवेशन होते हैं। और राष्ट्रपति सीनेट का विशेष अधिवेशन आवश्यकता पड़ने पर भी बुला सकता है। इसके बाद है कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति सीनेट का जो है वो पदेन जो है सभापति होता है। भारत में भी जो राज्यसभा है उसका जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, यहाँ का उपराष्ट्रपति होता है और यहाँ भी वही है। लेकिन प्रोसीड्योर में अंतर है, वहाँ वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हर लोगों के लिए फिक्स किए, हर स्टेट को फिक्स किया गया है, जो इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, जनसंख्या के आधार पे जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो निकाल के भेजा जाता है, और लेकिन यहाँ पे जो है वो फिक्स्ड होते हैं। और इनका जो अधिवेशन साल में 3 बार होता है। और इसका जो उपराष्ट्रपति होते हैं इसके पदेन सभापति होते हैं होता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और सीनेट के सदस्य अपने बीच से ही
एक सामयिक अध्यक्ष की चुनना जो है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट प्रोटेमेटर, जिसको बोलते हैं प्रोटेम्पोर, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट प्रोटेम्पोर, जिसको बोलते हैं, वो चुन लेता है। मतलब सामयिक अध्यक्ष चुन लेता है और चुनने का अधिकार होता है। और सामयिक अध्यक्ष उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। सीनेट में भाषण की अवधि पर कोई रुकावट नहीं है, इसलिए कई बार सदस्य इसका दुरुपयोग कर सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं। और सीनेट की यह परंपरा जो है फिलिबस्टर्स के नाम से जानी जाती है। फिलिबस्टर के नाम से बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो नेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूछे जाते हैं। फिलिबस्टर्स कहलाती है, और जिसको रोका जाता है, जो परंपरा कामकाज में बाधा डालने की जो परंपरा है उसको फिलिबस्टर बोलते हैं, जो सीनेट में होती है। और 1949 में सीनेट का यह नियम बना दिया गया है कि यदि कुल संख्या के 2/3 सदस्य बहस बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दें तो बहस बंद हो सकती है। क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन नहीं होने के कारण जो सीनेटर्स जो हैं कभी कभी जो हैं आवश्यक कामों में भी बाधा डालते हैं, और वो काम में है बहस के कारण से वो काम समय पर पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए ऐसा एक नियम बनाया गया है कि 2/3 मेजोरिटी से अगर पास कर दिया जाए कि बहस को बंद करना है तो उस समय जो है उसको रोक दिया जाता है। और जो इसके बाद जो उसका जो कांग्रेस है उसका निचला सदन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, उसको जो रिप्रेजेंटेटिव जो सभा है, सदन है, उसको हम लोग, वो जो है कांग्रेस का निचला सदन है। और उसका एक निचला या प्रथम सदन होता है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 435 है। और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो सीधे जनता के द्वारा होता है। और इसके लिए अमेरिका के सभी राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, और एवं यह व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है। प्रतिनिधि सदन जो होता है के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण में जो है जेरीमैंडरिंग जो एक प्रोसेस है कि दूषित प्रथा का प्रचलन है। और इस प्रथा के अंतर्गत सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र का निर्धारण इस ढंग से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से क्षेत्र में सीमित कर दिया जाता है। ठीक है। और अपने समर्थकों की संख्या से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाता है कि थोड़े से बहुमत से अपने अपने उम्मीदवार विरोधी दल के मुकाबले जो है वो जीत जाते हैं, और उन्हें प्रतिनिधि सभा में अधिक स्थान प्राप्त हो जाता है। प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष की है, और उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वे पिछले 7 सालों से अमेरिका का नागरिक हो। प्रतिनिधि सभा की जो गणपूर्ति है जो है वो कुल सदस्यों का संख्या का बहुमत अर्थात 218 होता है। और प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर या अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक रूप से सारा सदन करता है, परंतु वास्तव में वह बहुमत दल का मनोनीत नेता ही होता है। अध्यक्ष सभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, वह सदन में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखता है। अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा की तुलना में जो सीनेट है वो अधिक शक्तिशाली है। ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन में भी जो है वो आपका जो वहाँ का लोअर हाउस है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो सीनेट है, जो ऊपरी सदन है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसी कारण कहा जाता है कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के विपरीत अमेरिका में ऊपरी सदन सीनेट को निचले सदन की अपेक्षा ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण विधेयक अमेरिकी कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो जाते हैं, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये कानून बनाए जाते हैं।
इस संबंध में दोनों सदनों में को समान अधिकार प्रदान किया गया है। अगर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इस गतिरोध को हल करने के लिए कॉन्फ्रेंस समिति को स्थापित की गई है एवं गतिरोध दूर किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस समिति के माध्यम से। वित्तीय विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उस सदन में ही आरंभ होते हैं। इंडिया में भी वही होते हैं, ब्रिटेन में भी वही होते हैं। प्रतिनिधि सदन से पारित होने के पश्चात ये सीनेट के पास जाता है और वित्तीय विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि सीनेट उन्हें पारित नहीं कर देती। ठीक है, और इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों सदनों की शक्तियां जो है वो समान है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है उन सभी नियुक्तियों को सीनेट से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और यदि सीनेटर नियुक्तियों की 2/3 बहुमत से अनुसमर्थित ना करे तो वे नियुक्तियां जो है ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी भी संधियां करता है उन सभी संधियों को सीनेट के द्वारा अनुसमर्थन जो है वो होना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करता है। प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट अपनी अस्थायी एवं विशेष समितियों के माध्यम से सभी कार्यों की जांच कर सकता है। उसके बाद जो यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को चुनाव निर्वाचन मंडल में पूर्ण स्थान प्राप्त ना हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित करने की भी शक्ति रखता है। और जो अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य अधिकारियों पर महाभियोग लगाने का भी अधिकार प्राप्त है और प्रतिनिधि सभा को महाभियोग लगाने का अधिकार है एवं सीनेट उसकी जांच करती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उस समय सीनेट की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है और अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन अपने जो है 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर संविधान में जो है वो संशोधन को का प्रस्ताव जो है वो पारित कर सकते हैं। तो ये थी अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्यवस्थापिका जो है जिसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं और कांग्रेस के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। आज के क्लास में हमने जो है चूँकि हमारा कॉम्पिटिटिव का पेपर है तो इसलिए हमने आज ब्रिटेन और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के व्यवस्थापिका का अध्ययन किया है। हम अपने अगले क्लास में जो है वो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है उसका अध्ययन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक मैंने जितना कुछ बताया आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने प्रश्न रखें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि मेरी जो अपडेट वीडियो हैं, जो मेरी जो जितनी भी वीडियो आएंगी वो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप अपने पढ़ाई को बिना बाधा के, बिना रुकावट के कंटिन्यूसली कर सकें। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।